नमस्ते दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डेली करंट अफेयर सीरीज से 17 और 18 मई 2024 के करंट अफेयर स्टडी करेंगे, जिसमें हम इस यहाँ लिखे गए टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एमसीक्यूज सॉल्व करना है और उसके जो भी आंसर सही लिखते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। 17 और 18 में 2024 की हमें जो पहली न्यूज देखने मिल रही है वो है पोलिंग स्टेशंस को लेके। अब ये पोलिंग स्टेशन नाम आपने कहीं पे सुना है? बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि आप वोटिंग करने जाते हैं, तो वोटिंग करने जाते वक्त आपको पोलिंग स्टेशंस जो होते हैं वो पता चल रहे हैं। तो ये जो है ये वोटिंग से रिलेटेड है, पोलिंग स्टेशन से जहाँ पे वोट डाले जाते हैं वो जगह होती है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसका जो सिलेबस है इस करंट अफेयर का वो तो पॉलिटी में ही जाएगा, क्योंकि बात वोटिंग की आ रही, बात इलेक्शन की आ रही है। दूसरा आपको ये बता दूं कि अब हुआ क्या है। तो ड्यूरिंग द ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शंस, आपको तो पता है लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं, तो 96.8 करोड़ इलेक्टर्स जो है वो एनरोल हुए अब तक वोट करने के लिए एट 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन। हमारे पूरे देश भर में 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग स्टेशन यानी वो जगह जहां से आप वोट डाल सकते हैं। और कितने वोटर्स है, कितने इलेक्टर्स है? तो 96.8 करोड़ इलेक्टर्स इंडिया में है। तो हम देखेंगे कि इतने सारे लोग आपको देखने मिल रहे हैं। बैकग्राउंड ये कि जो लिस्ट है पोलिंग स्टेशन की, उसका वेरिफिकेशन हुआ है, उसका अपडेशन हुआ है, और ये एनुअल इलेक्टोरल रोल रिविजन्स के वक्त होता है। यानी हम कहेंगे साल भर में एक बार जब भी इलेक्टोरल रोल के रिविजन होते हैं, नए नए जब वोटर्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो उनकी एक लिस्ट बनती है हर साल। अब लिस्ट बनने के बाद ये देखा जाता है कि कितने लोग हैं वोट करने वाले, उसके अकॉर्डिंग फिर पोलिंग स्टेशंस रखने पड़ते हैं। तो ये जो लिस्ट है पोलिंग स्टेशन की, यह वेरिफिकेशन होता है, इसका अपडेशन होता है हर बार। तो ये हमें यहाँ पता चल रहा है बैकग्राउंड में। अब हुआ क्या है, अब सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अंडर सेक्शन 25 आरपी, यानी हम कहेंगे ए, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है, उसके चलते ये कहा जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, जिसको डीईओ कहते हैं, उसको ये जिम्मेदारी दी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो लिस्ट को पब्लिश करे कौन कौन से पोलिंग स्टेशंस उनके डिस्ट्रिक्ट में है, उन सब पोलिंग स्टेशंस की। तो ये होता है यहाँ पे। तो अब इलेक्शन से इसलिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है इस टाइम पे, इसलिए हम यहाँ पे ये सब करंट अफेयर्स डिस्कस करते रहते हैं। अब सबसे पहले पोलिंग स्टेशन कैसे बनाए जाते हैं, उसके नॉर्म्स और प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले पोलिंग स्टेशन सेटअप करना, उसके नॉर्म्स और प्रिंसिपल। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कुछ प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे पोलिंग स्टेशन को सेटअप किया जाता है। आपको ये बता दूं कि जो वोटर होता है उसको ये इंश्योर करना, उसको ये सबसे पहले तो फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि वोटर डू नॉट हैव टू ट्रेवल मोर देन 2 किलोमीटर्स। अपना वोट डालने के लिए जो वोटर होगा उसको 2 किलोमीटर दूर नहीं जाना चाहिए। ये सबसे पहला एक हम कहेंगे कि एक प्रिंसिपल है। तो स्टेशन जो होता है उसका मिनिमम एरिया 20 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, और स्टेशन जो होता है उसमें एटलीस्ट 1,500 तक जो वोटर्स है वो भी होने चाहिए। 1,500 तक के वोटर्स को उसने कहीं ना कहीं सर्व करना चाहिए। 1,500 वोटर्स के लिए एक पोलिंग स्टेशन बनाया जा सकता है। 20 स्क्वायर मीटर का रहेगा, जगह भी होनी चाहिए ना, क्योंकि लाइन लगती है। उसके अलावा जो भी वोटर है, जो भी वोट डालने जा रहा है, उसके घर से 2 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए पोलिंग स्टेशन। दूसरा, विलेज जहाँ पे 300 वोटर है उस गांव में भी पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। यानी 300 से ज़्यादा वोट करने वाले लोग अगर किसी गांव में दिखते हैं तो उस गांव में भी पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है, अदरवाइज आसपास के गांव में भी बनाया जा सकता है। ये हमें पहला प्रिंसिपल याद रखना पड़ता है। तो ये जो प्रिंसिपल है इसमें हम कहेंगे वो आर नॉट सेट इन स्टोन, है ना, एकदम परफेक्ट तो होता नहीं है। यानी पोलिंग स्टेशन जो होते हैं वो 300 से कम वोटर्स के लिए भी बनाए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस अरुणाचल प्रदेश का मोलागाम पोलिंग स्टेशन जो है, वहाँ पे एक सिंगल वोटर के लिए भी एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया था। सोचिए, एक वोटर के लिए पूरा एक पोलिंग स्टेशन। तो एक वोटर था उस एरिया में, इसलिए उसको अकेले के लिए एक पोलिंग स्टेशन बना के वहाँ पे ईवीएम रख के उसको भी वोट कराया गया है। तो कॉन्वर्सली इन केसेस ऐसा भी होता है कि 1,500 से ज़्यादा कभी कभी इलेक्टर्स हो जाते हैं एक ही पोलिंग स्टेशन में। कुछ भी हो सकता है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम परफेक्ट ही होता है, बट ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल है। दूसरी बात है कि अर्बन एरियाज में एक बिल्डिंग जो होती है उसमें मैक्सिमम 4 पोलिंग स्टेशन हो सकते हैं शहरों में ये याद रखिएगा। और रूरल एरियाज में हम कहेंगे कि एटमोस्ट 2 हो सकते हैं, एक बिल्डिंग में 2 पोलिंग स्टेशन हो सकते हैं। लोकेशन जो भी होगी पोलिंग स्टेशन की उसको केयरफुली चूज किया जाता है, प्रेफरेबली गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही होता है। जैसे आप देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में ये
बिल्कुल रखे जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट वाले ही स्कूल कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट चला रही है या फिर गवर्नमेंट का कुछ अंडरटेकिंग है, ऐसा प्राइवेट वालों के हाथ में एकदम से इसको नहीं दे सकते। अगली बात है कि प्राइवेट बिल्डिंग्स जो होती है उनको अवॉइड किया जाता है जब तक एब्सोल्युटली नेसेसरी ना हो। जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो प्राइवेट बिल्डिंग को भी हम पोलिंग स्टेशन बना सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि उसमें रिटन कंसेंट लगता है ओनर का, जो उस इंस्टीट्यूट का ओनर है उसका, कि भाई हम आपके यहाँ ले सकते हैं, या फिर फोर्सफुली भी लिया जा सकता है उसके जगह को जिसमें आप पोलिंग स्टेशन बना सकते हो इतने दिन जितने दिन इलेक्शन है, जैसे एक दिन के लिए। अब सेक्शन 160 आरपीए का ऐसा कहता है। तो ये कुछ नॉर्म्स और प्रिंसिपल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, लेआउट और कुछ फैसिलिटीज़। अब पोलिंग स्टेशन की बात करें तो पोलिंग स्टेशन पे सेपरेट एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए वोटर के लिए, जाने और आने के अलग रास्ते होने चाहिए, ये यहाँ पे। बट आपको पता है कि ऐसा जनरली होता नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि अलग एंट्रेंस, आने वालों के लिए अलग, जाने वालों के लिए अलग अलग गेट होने चाहिए। इवन इफ ओनली वन डोर इज अवेलेबल, अगर एक ही दरवाजा अवेलेबल भी रहा तो आने जाने के लिए बाम्बू के रोप लगा के, बाम्बू लगाइए या रोप लगाइए, फेंसिंग कीजिए, बट आने के लिए और जाने के लिए अलग अलग रास्ते होने चाहिए, जो वोट डालने आ रहे हैं उन लोगों के लिए और जो जा रहे हैं उनके लिए। वोटिंग कंपार्टमेंट जो होता है उसको एक प्लास्टिक शीट वहां पे होनी चाहिए, लगा के रखनी चाहिए, या फिर स्टील ग्रे फ्लेक्स बोर्ड होना चाहिए जिससे दिखना नहीं चाहिए कि आप किसको वोट कर रहे हो। इसका मेजरमेंट 24 बाय 24 बाय 30 इंच का होना चाहिए, लेंथ इतनी, विड्थ इतनी और हाइट इतनी, ये आपको पता चलता है। 24 इंच की लेंथ, 24 इंच की विड्थ और 24 इंच की और 30 इंच की हाइट। और ये कहीं ना कहीं विंडो और डोर से दूर होने चाहिए ताकि किसी को दिख ना जाए। तो ये कुछ फैसिलिटीज और लेआउट्स होते हैं। जो लोग होते हैं इनसाइड पोलिंग स्टेशन वोटिंग डे, रेस्ट्रिक्शंस, उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी हम कहेंगे कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल ही परमिटेड है कि वो पोलिंग स्टेशन में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, वोटर्स के अलावा। जिसमें रजिस्टर्ड इलेक्टर्स होते हैं, एक तो जो वोट कर रहे हैं वो, दूसरे पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, 1 पोलिंग एजेंट पर कैंडिडेट वहाँ पे भेजा जाता है एट अ टाइम, है ना। तो एक पोलिंग एजेंट भी होता है एक कैंडिडेट के लिए, वहाँ पे वो जो बताता है कि भाई ऐसा ऐसा करना है। और अनऑथराइज्ड मीडिया पर्सनल जो होते हैं वो यहाँ पे नहीं, ऑथराइज मीडिया पर्सनली अवेलेबल हो सकते हैं, जो अनऑथराइज है वो मीडिया वालों को भी अंदर एंट्री नहीं है। पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं इलेक्शन ड्यूटी में वो आ सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ अपॉइंट करते हैं ऑब्जर्वर्स को, माइक्रो ऑब्जर्वर्स को, जो कहीं ना कहीं नज़र रख रहे हैं। वीडियोग्राफर्स होते हैं जो वीडियो निकाल रहे हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, या वेबकास्टिंग स्टाफ होता है जो वेब के लिए काम कर रहा है। चाइल्ड इन आर्म एकम्पनिंग एन इलेक्टर, है ना। तो वही है कि जो बच्चा है जो जिसको गोद में माँ लेके आ रही है वोट करने को अपने साथ, वो आ सकता है। एक पर्सन हो सकता है जो ब्लाइंड व्यक्ति को लेके आ रहा है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो जिसको बहुत ज़्यादा ये नहीं है, यानी वो चल नहीं सकता, या फिर जो भी है उसको लेके कोई आ रहा है वो आ सकता है, या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी यहाँ पे आते हैं। तो ये सब लोग जो होते हैं ये यहाँ पे आ सकते हैं पोलिंग स्टेशन में, उनके अलावा वहाँ पे कोई और आ नहीं सकता। उसके बाद आपको ये बता दूं कि दूसरा कि पोलिंग पार्टी जो होती है, अब जैसे आपको यहाँ पे पता है कि जो पोलिंग पार्टी यानी जो जिसमें ये लोग हैं जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 3 पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, यानी ये लोग पोलिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। तो पोलिंग पार्टी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यानी जो मेन ऑफिसर है वो जो पोलिंग स्टेशन को संभाल रहा है, और बाकी पोलिंग ऑफिसर्स वहाँ पे होते हैं। तो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर जो होता है वो वेरीफाई करता है इलेक्टर की आइडेंटिटी, यानी पहले तो देखता है कि आप वही हो क्या। दूसरा देखा जाता है कि आपके ऊपर एक इंडेलिबल इंक लगाई जाती है, यानी हम कहेंगे कि एक इंक जो लगती है वो पहले लगाई जाएगी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे। उसके बाद वोटर का रजिस्टर किया जाता है, एक रजिस्टर होता है वोटर्स का, और रजिस्टर में कहीं ना कहीं आपका नाम टिक कर दिया जाएगा। उसके बाद एक वोटर स्लिप आपको दे दी जाती है। तीसरा जो पोलिंग ऑफिसर होता है टेक्स बैक द वोटर स्लिप, वो वापस ले लेता है वोटर स्लिप जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर ने आपको दी थी, और ईवीएम कंट्रोल यूनिट को वो मैनेज करता है, और उसके बाद वो देखता है कि बराबर वोटिंग हुई है कि नहीं। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि देयर इज ऑल्सो प्रोहिबिशन ऑन पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा, वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा नहीं किया जा सकता है। कैमराज यूज़ करना अलाउ नहीं है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना अलाउ नहीं है। 100 मीटर रेडियस में पोलिंग स्टेशन के आप मोबाइल और कैमरा यूज़ नहीं कर सकते हो। बट अगर आप देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है, काफ़ी सारे लोग तो वोट करते वक्त भी अपना मोबाइल ऑन रख रहे हैं, वीडियो ऑन रख रहे हैं, आजकल ये भी देखने मिलता है। अगर ऐसा करते हो तो आपको अरेस्ट भी हो सकता है या फिर फाइन भी लग सकती है, अरेस्ट किया जा सकता है, आपको जेल में डाला जा सकता है। सेक्शन 130 ऐसा कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का। कैंडिडेट जो होते हैं वो भी अपने बूथ सेटअप कर सकते हो बियॉन्ड 200 मीटर ऑफ पोलिंग स्टेशन, एंड देयर आर ऑल्सो रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लाउड स्पीकर, है ना। उनके बूथ होते हैं कैंडिडेट्स के लगे हुए, कैंडिडेट्स जो होते हैं वो भी लोगों को हेल्प करते हैं कि आपका कहाँ पे नंबर है क्या नहीं, ऐसे उनके भी बूथ होते हैं। बट वो 200 मीटर दूर रहने चाहिए पोलिंग स्टेशन के, बहुत पास नहीं रहने चाहिए, और वहाँ लाउड स्पीकर लगाना जरूर ये नहीं है, हम कहेंगे कि अलाउड नहीं है, ये हमको यहाँ पता चलता है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। तो ये हो गया पोलिंग स्टेशंस को लेके, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को ये पता रहना। तो पहली जो न्यूज़ थी जो इसका सोर्स था जो हम तक पहुँची है, ये न्यूज़ वो पहुँची है इंडियन एक्सप्रेस के चलते। तो इंडियन एक्सप्रेस ये सोर्स था पहले करंट अफेयर, पहले न्यूज़ का।
उसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है मर्क्यूरी पोल्यूशन को लेके। तो मर्क्यूरी पोल्यूशन जो है ये मर्क्यूरी की बात है तो भाई एनवायरमेंट में ही आएगा। एनवायरमेंट या साइंस में ये दो जगह पे आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो मर्क्यूरी पोल्यूशन की बात करें तो कंटेक्स्ट है कि गवर्नमेंट जो है अल्बानिया की, बुर्किना फासो की, इंडिया की और मॉन्टेनेग्रो या युगांडा की, यहाँ की जितने भी गवर्नमेंट है, यानी हम कहेंगे कि 1 2 3 4 5 देशों की जो गवर्नमेंट है वो एक हुई है ताकि केमिकल पोल्यूशन को रोक सके। उन्होंने टोटल $134 मिलियन का एक हम कहेंगे कि प्रोग्राम लॉन्च करने का सोचा है, जिससे मर्क्यूरी जो होता है, मर्क्यूरी जो यूज़ होता है ना हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स में, जैसे आपका टेम्परेचर गिनने के लिए जो थर्मोमीटर्स होते हैं उसमें मर्क्यूरी यूज़ होता है, तो उन्होंने ये कहा है कि मर्क्यूरी को बाहर कर देंगे। अभी मेडिकल डिवाइसेस में मर्क्यूरी का यूज़ करना बंद किया जाएगा। तो ये सब देश एक हुए हैं ये सब करने के लिए, और $134 मिलियन इस पर लगाए जा रहे हैं। अब मर्क्यूरी की बात करते हैं। मर्क्यूरी की बात की तो ये टॉप 10 केमिकल्स में से एक है जिसके कारण हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, ऐसा WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है। एनवायरमेंटल फॉर्म में ये रिलीज होता है, ये वेराइटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चलते, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये आता है और इसको फिर पूरे वर्ल्ड में रिलीज़ किया जाता है। उसके बाद ये फूड चेन में घुस जाता है। हमारे फूड चेन में घुसने के बाद ये बायोक्यूमुलेट होना है ना, घुस जाना फूड चेन में, और जानवरों के थ्रू फूड चेन में आता है, और फूड चेन के थ्रू फिर ये हमको पोल्यूशन हमारे अंदर का, यानी हमारे हेल्थ पे ये इफेक्ट करने लगता है। तो पीपल जो होते हैं वो जो एक्सपोज होते हैं मर्क्यूरी को, जैसे कि वो कंटेमिनेटेड फिश खाते हैं, खराब फिश खाने से ये हो सकता है, जिसको मर्क्यूरी जिसके अंदर गई है। फॉर एग्जांपल किसी पानी में मर्क्यूरी, उसमें फिश है, फिश के अंदर उस पानी से मर्क्यूरी चलेगा, आपने फिश खा लिया आपके अंदर चले गया मर्क्यूरी। तो ये सब प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकते हैं। तो उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि ब्रीदिंग जो है मर्क्यूरी वेपर, डायरेक्टली मर्क्यूरी भी अंदर जा सकता है। चिल्ड्रेन की बात करो, इन्फेंट की बात करो, फिटसेस की बात करो, यानी बहुत छोटे छोटे बच्चे या जो बच्चे पेट में, ऐसे बच्चे यानी जो जब वीमेन प्रेग्नेंट होती है उनके पेट में जब बच्चे होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क पे है, क्योंकि इनका नर्वस सिस्टम जो होता है ये डेवलपिंग है, यानी डेवलप हो रहा है, अब तक वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी की अभी चलो बात कर लेते हैं, अबाउट मर्क्यूरी जान लेते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि जो मर्क्यूरी है वो उसका जो सिंबल है केमिकल वो है Hg ऑन द पीरियोडिक टेबल में आपको ये देखने मिलता है। और ये सिर्फ ये इकलौता एक कॉमन मेटल है जो लिक्विड में है। मेटल ऐसा लिक्विड में रहने वाला ऑर्डिनरी टेम्परेचर में ये सिर्फ मर्क्यूरी है, बाकी भी मेटल रह सकते हैं बट वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही लिक्विड बनते हैं। ये हो गया। और उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि हेवी सिल्वरी वाइट होता है, स्लोली वो इन मॉइस्ट एयर में टैर्निश होते रहता है। तो हम यही कहेंगे कि क्या होता है कि हेवी होता है काफ़ी, और सिल्वरी वाइट कलर का आपने थर्मोमीटर्स में तो देखा ही होगा। तो मर्क्यूरी पोल्यूशन की बात करें तो मर्क्यूरी पोल्यूशन जो होता है वो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली, मर्क्यूरी जो होता है वो नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। थोड़ा सा आप अर्थ के ऊपर ऊपर या थोड़े से ज़मीन खोदोगे तो भी आपको मर्क्यूरी मिल जाएगा। बट ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे हम माइनिंग के थ्रू खोद रहे हैं नीचे, फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, इस कारण मर्क्यूरी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। मर्क्यूरी काफ़ी टाइम तक एयर में रह सकता है, परसिस्टेंट है, बायो एक्यूमुलेटिव है, डायरेक्ट आपके फूड या फूड चेन के थ्रू हमारे अंदर जा सकता है, टॉक्सिक है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है। जब इसको रिलीज़ किया जाता है एनवायरमेंट में तो इट एक्यूमुलेट्स इन वाटर, तो वो वाटर में चले जाता है, और जो सेडिमेंट्स है उसके वेयर इट कन्वर्ट्स इनटू टॉक्सिक मिथिल मर्क्यूरी, है ना। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि पानी में घुस जाता है, पानी में सेडिमेंट्स होते हैं, पत्थर और ये सब जो होते हैं, उसके चलते ये मिथिल मर्क्यूरी बनने लगता है, और वहाँ से वो फूड चेन में एंटर होता है। यानी हम कहेंगे कि जब वो फूड चेन में आता है, जैसे पानी में आ गया, पानी के थ्रू वो फिश में जाएगा, फिश के थ्रू इंसानों में आएगा, या फिर ज़मीन में जाएगा, ज़मीन के थ्रू हम कुछ उसको ज़मीन को पोल्यूट करेंगे तो उसके थ्रू प्लांट्स में जाएगा, वहाँ से हमारे अंदर आएगा, ऐसा हो सकता है। तो मर्क्यूरी कंटेमिनेशन जो होता है वो पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत बुरा होता है और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बहुत होते हैं। मिथिल मर्क्यूरी जो होता है वो हमारे ब्लड में ईजिली घुस जाता है, ब्लड स्ट्रीम्स में, और हमारे ब्रेन को अफेक्ट करने लगता है। मर्क्यूरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है एनवायरमेंट में 3 तरीके से। पहला है 3 तरीके जिससे मर्क्यूरी एनवायरमेंट में आता है। पहला है कि मर्क्यूरी ये एयर में नेचुरली वोल्केनोस से निकलता है, उसके अलावा रॉक्स के अंदर रहता है, जब ये रॉक्स टूटते हैं तो वो फिर से आ जाता है हमारे एयर में। तो ये होगा सबसे पहले कि भाई वेदरिंग के कारण, रॉक के वेदरिंग यानी टूटने के कारण, जैसा वो रॉक बहुत गर्म हो जाता है दिन भर, और जैसे एकदम से बारिश गिरती है तो गर्म चीज़ पे जब आप अचानक से ठंडा पानी छिड़कोगे तो टूट जाएंगे, वैसे रॉक भी टूट जाते हैं, रॉक के अंदर का मर्क्यूरी जो होता है वो एयर में आ जाता है। फॉरेस्ट को आग लग जाती है, फिर से मर्क्यूरी रिलीज हो जाता है, सॉइल में से मर्क्यूरी रिलीज होता है। तो ये है पहला जिससे मर्क्यूरी एमिट होता है हवा में। दूसरा, मर्क्यूरी इज एमिटेड इनटू एयर फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, है ना। फॉसिल फ्यूल जलाते जब है, म्युनिसिपल या मेडिकल वेस्ट जलाए जाते हैं तब ये आता है एयर में। और तीसरा और आखिरी ये है कि मर्क्यूरी जो होता है ये रीइंट्रोड्यूस हो सकता है एनवायरमेंट में नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, जैसे ये ओशन में चले गया ओशन वाटर, और ओशन वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो गया, ओशन वाटर इवेपोरेट हो गया तो वो मर्क्यूरी कहाँ पे आ गया, तो एयर में आ गया। इस तरह से भी चीज़ें होती हैं।
दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन एक्सपोजर जो है मर्क्यूरी को, वो तब होता है जब फिश खाते हैं, शेलफिश खाते हैं, जब उसमें मिथिल मर्क्यूरी होता है। तो मर्क्यूरी जो होता है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी होता है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, जैसे स्किन लाइटनिंग क्रीम्स होते हैं, आपको जब गोरा करने के लिए जो क्रीम्स यूज़ होते हैं, बट ऑल्सो आई मेकअप एंड आई क्लिनजिंग प्रोडक्ट्स में भी आपको ये देखने मिलता है। तो मर्क्यूरी देखिए, थोड़ा संभाल के यूज़ करते रहिएगा जो भी आप ब्यूटी पार्लर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई देखो, सोच समझ के उसके अंदर मर्क्यूरी है। ग्लोबली आर्टिसनल जो है या स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग जो होती है, वहाँ से भी कहीं ना कहीं मर्क्यूरी के एमिशन होते हैं। और उसके अलावा स्टेशनरी कंबंशन ऑफ कोल, यानी जब कोल को जलाया जाता है तभी उसमें से भी मर्क्यूरी निकलता है। गोल्ड माइनिंग हो या कोल को जलाना हो, मर्क्यूरी तो निकलते ही रहेगा। उसके अलावा जो मर्क्यूरी होता है वो मेडिकल थर्मामीटर्स में होता है, ये तो आपको पता ही है, जो आपका टेम्परेचर गिनते हैं। दूसरा होता है स्पिगमैमोनोमीटर्स। स्पिगमैमोनोमीटर्स जो होता है वो यानी क्या, तो ब्लड प्रेशर गिनने का ही डिवाइस होता है। बहुत लोगों को तो इसका नाम नहीं पता होता है कि ब्लड प्रेशर गिनने के मशीन को क्या कहते हैं। जिससे ब्लड प्रेशर मेजर होता है उसको स्पिगमैमोनोमीटर्स कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये होता है, इसमें भी मर्क्यूरी होता है। और एंड आर हार्मलेस, जैसे आप वो इंटैक्ट रहेगा तो हार्मलेस है, बट जब इस डिवाइसेस टूट जाती है या फिर आउट ऑफ सर्विस हो जाती है और लोग इसको फेंक देते हैं तो एनवायरनमेंट में ये मर्क्यूरी आ जाता है। तो ऐसा भी ये एनवायरनमेंट में आ जाता है, हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर इजीली पहुंच जाता है। पेशेंट जो हार्मफुल फ्यूम से जब जला दिया जाता है, ये मेडिकल प्रोडक्ट्स को जो अनयूज्ड है वहाँ से भी लोगों के अंदर जाता है। इनहेलेशन जो होता है वो लंग्स को खराब कर देता है, किडनी को खराब करता है, नर्वस सिस्टम को खराब करता है। ये जो मर्क्यूरी है वो वेस्ट जो जनरेट होती है ऐसे चीज़ों से, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि वेस्ट वाटर में भी ये चीज़ें जाती है, यानी पानी में भी फिर वहाँ से चले जाती है। तो ये सब है जहाँ से मर्क्यूरी आता है, और मर्क्यूरी बहुत पोल्यूशन करके जाता है। मर्क्यूरी मेजरिंग डिवाइसेस जो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट में उसको खत्म करने की बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, जिसको फंडिंग करता है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी इस चीज़ के लिए, और इसको एग्जीक्यूट करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो ऐसा सोच रहे हैं कि फेजिंग आउट मर्क्यूरी डिवाइसेस। तो जिस हेल्थ केयर वाले डिवाइसेस में जहाँ पे मर्क्यूरी है उसको हमें अभी ख़त्म करना है। तो इस तरह से स्ट्रेटेजीज आ रही है, इंपोर्ट रोकना, एक्सपोर्ट रोकना, या फिर मैन्युफैक्चर नहीं करना ऐसे थर्मामीटर या फिर स्पिगमैमोनोमीटर्स को। तो इससे हम कह सकते हैं कि एनकरेज द एडॉप्शन ऑफ एक्यूरेट, अफोर्डेबल एंड सेफ मर्क्यूरी फ्री ऑल्टरनेटिव्स हमको ढूंढना है। तो इंप्रूवमेंट करना है मैनेजमेंट में मर्क्यूरी के, जिसमें मेडिकल वेस्ट है उसमें, या फिर पहले तो हमें मर्क्यूरी का यूज़ करना बंद करना होगा, और जितने भी अभी है उसको वेस्ट वाला जो है उसको अच्छे से मैनेज करना होगा, तभी मर्क्यूरी से हम बच सकते हैं। तो ये जो दूसरा न्यूज़ थी, दूसरी करंट अफेयर था, इसका सोर्स था यूएनईपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है एक देश की जिसका नाम है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया का सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में। स्लोवाक प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीको करके जो है वो शॉट मल्टीपल टाइम्स ऑन वेडनेसडे पे उनको गोलियां चलाई गई, और एक बार नहीं कई बार गोलियां चलाई गई जब उनकी कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई सेंट्रल टाउन हैंडोवा में। तो सोचिए, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गोलियां चलाई गई मल्टीपल टाइम्स वेडनेसडे पे। अब इस कारण स्लोवाकिया नाम का जो देश है ये न्यूज़ में आ गया। यहाँ आपको पोलैंड देखने मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी है, रोमानिया, यूक्रेन है, चेकोस्लोवाकिया जैसे एक रिपब्लिक है, जर्मनी है, इसके आसपास आपको स्लोवाकिया देखने मिलता है। तो ये स्लोवाकिया नाम का देश है जहां पे ये हुआ है। अब ये हुआ है तो ये न्यूज़ में रहा, और इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो आ ही सकता है। तो फॉर्मर कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जो थे उनको पावर मिल गई, वो पावर में आ गए लास्ट अक्टूबर में फॉर द 4th टाइम, चौथी बार वो चुन के आए हैं, और वो कंट्री के फॉरेन पॉलिसी भी इस तरह से बना रहे थे। उनकी जो पॉलिसी वो प्रो रशियन व्यूज़ की है, क्योंकि रशिया खुद एक कम्युनिस्ट नेशन है। कम्युनिस्ट देश होने के कारण जो स्लोवाकिया है वो भी ये सोच रहा है कि हम भी जो रशिया उसके साथ साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर अब हम कहेंगे कि रूलिंग पार्टी जो है उसके वो बन गए हैं लीडर। तो हम कहेंगे कि ड्यूरिंग हिज करंट टर्म रॉबर्ट फीको जो होते हैं उन्होंने वर्ल्ड वाइड अटेंशन भी लिया, क्योंकि काफ़ी सारे इन्फ्लेमेटरी कमेंट किए उन्होंने यूक्रेन के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कॉलिंग फॉर कीव जो है टू सीड टेरिटरी टू मॉस्को, मॉस्को को दे देनी चाहिए, वॉर ख़त्म कर देना चाहिए, यूक्रेन ने ऐसा सब करना चाहिए, ऐसे सब उन्होंने कमेंट किए। इस कारण में न्यूज़ में रही है। तो कुछ लोगों के हो सकता है सेंटिमेंट हर्ट हो गए और उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग कर दी है। अबाउट स्लोवाकिया हमें जानना ज़रूरी हो जाएगा। स्लोवाकिया जो होता है ऑफिशियली उसको नाम स्लोवैक रिपब्लिक दिया जाता है, वैसे तो हम शॉर्ट में उसको स्लोवाकिया कहते हैं, बट उसका नाम स्लोवैक रिपब्लिक है। ये लैंड लॉक कंट्री है, आपने देखा अभी सेंट्रल यूरोप में, यहाँ पे आजू बाजू आपको लैंड देखने मिलती है। इसके बॉर्डर में आपको पोलैंड देखने मिलता है नॉर्थ में, अभी मैंने आपको दिखाया, यूक्रेन ईस्ट में, हंगरी साउथ में है, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट में, और चेक रिपब्लिक जो है नॉर्थ वेस्ट में है। स्लोवाकिया क्या मोस्टली ये माउंटेनस टेरिटरी है। माउंटेनस टेरिटरी जो है वो 49,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की ये पूरी टेरिटरी है स्लोवाकिया की, और वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 5.4 मिलियन से ज़्यादा है। कैपिटल और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी जो है वो है ब्राटिस्लावा करके,
और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो है कोसाइस करके। तो देखिए मैं बहुत अच्छे से तो इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाया, बट ये नाम है। स्लोवाकिया जो होता है, इसको इंडिपेंडेंस मिला था 1 जनवरी 1993 को। स्लोवाकिया एक डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे एडवांस्ड हाई इनकम इकोनॉमी है, काफ़ी अच्छी इनकम है यहाँ के लोगों को। स्लोवाकिया एक मेंबर है यूरोपियन नेशन का, यूरोजोन और सेंजन एरिया, यूनाइटेड नेशन, नाटो, सर्न, OECD, WTO, काउंसिल ऑफ यूरोप, इन सबका मेंबर है स्लोवाकिया। वर्ल्ड लार्जेस्ट पर कैपिटा कार प्रोड्यूसर है ये, तो बहुत ज़्यादा कार यहाँ बनाई जाती है। स्लोवाकिया मैन्युफैक्चर करता है टोटल 1.1 मिलियन कार्स उन्होंने मैन्युफैक्चर करके दिखाई 2019 में। तो काफ़ी सारी कार यहाँ पे बनाई जाती है। 43% ऑफ इट्स टोटल इंडस्ट्रियल इनपुट जो है वो कार से ही आता है, आउटपुट जो है वो कार से आता है। जितने भी वो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा कार बनाता है स्लोवाकिया। तो देखिए स्लोवाकिया कितना अलग सा और खास देश देखने मिलता है। तो ये स्लोवाकिया न्यूज़ में रहा क्योंकि वहाँ के PM पे अलग अलग यानी बहुत बार गोलियां चलाई गई है। तो ये जो न्यूज़ था इसका सोर्स था NDTV। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है चारधाम यात्रा को लेकर। चारधाम यात्रा की बात करें तो इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में। कंटेक्स्ट है कि नियरली ट्वाइस द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, यानी हम कहेंगे कि जितने भी पिलग्रिम्स आते हैं उससे ट्वाइस ज़्यादा लोग आने लगे, लगभग डबल लोग आ गए हैं चारधाम की यात्रा पे। चारधाम की यात्रा जो हो रही है उत्तराखंड में, उसमें जो कि शुरू हुई है 10 मई से, स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वहाँ पे अब तक 11 जो पिलग्रिम्स हैं उनकी डेथ हो गई है। पहले 5 दिन में ही 11 श्रद्धालु लोग मारे गए हैं। तो ये अच्छी खबर नहीं है बिल्कुल। चारधाम की यात्रा करने आए थे और 11 लोगों की अब तक डेथ हो गई है। बैकग्राउंड की बात करें तो जो पिलग्रिमेज है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम, ये शुरू हुआ है 10 मई को, वाइल द बद्रीनाथ धाम जो होगा वो 12 मई को उसके दरवाजे खुलेंगे। तो अभी शुरू हुआ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 12 मई को शुरू हो गए, यानी ये भी शुरू हो चुका है। तो ओवर 1.55 लाख पिलग्रिम्स जो होते हैं ऑलरेडी केदारनाथ जा चुके हैं, 70,000 यमुनोत्री जा चुके हैं, 63,000 से भी ज़्यादा हम कहेंगे कि गंगोत्री जा चुके हैं। ये 3 दिन के भीतर ही बद्रीनाथ धाम जो होगा जब वो खुला उसके 3 दिन के अंदर 45,000 लोग वहाँ पे गए। तो आप सोचिए इतनी ज़्यादा भीड़ गई, इसमें से 11 लोग पहले 5 दिन में ही मारे गए। चारधाम यात्रा के बारे में जान लेते हैं। चारधाम यात्रा न्यूज़ में रही है तो ये होती क्या है। चार धाम यानी 4 धाम होंगे जैसे कि आपको पता चलता है नाम से। तो चारधाम यात्रा जो है वो इंडिया में एक तरह से हम देखते हैं तो स्टेट ऑफ उत्तराखंड में होती है वो यात्रा। उत्तराखंड जो हमारे यहाँ का स्टेट है वहाँ पे होता है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है या फिर इसको लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। जो टर्म है चार धाम हिंदी में वो है ये नाम, और इंग्लिश में अगर इसको हम ये करें ट्रांसलेट करें तो 4 यानी 4, धाम यानी हम कहेंगे कि रिलीजियंस और डेस्टिनेशंस यात्रा जो है वो, तो हम कहेंगे जैसे धाम यात्रा यानी धाम बोलिए रिलीजियस डेस्टिनेशन, तो 4 धाम यानी 4 रिलीजियस डेस्टिनेशंस। ये यात्रा जो होती है पिलग्रिमेज जो होता है ये टूर होता है 4 होली साइट्स पे जो कि हिमालयज में ही आपको देखने मिलते हैं। साइट है यमुनोत्री, गंगोत्री, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। यमुनोत्री से यमुना निकलती है, गंगोत्री से गंगा निकलती है। अगला है केदारनाथ जो रुद्रप्रयाग में है, बद्रीनाथ जो कि चामोली में है। ये सब जगह है। वाइल केदारनाथ जो ये हाईएस्ट एट अराउंड 11,700 फीट पे आपको देखने मिलता है, और गंगोत्री ये लोएस्ट पे है जो कि 10,200 फीट पे आपको देखने मिलता है। 10,200 फीट पे लोएस्ट चार धाम, यानी सोचिए 10,200 फीट कितना ज़्यादा हो गया, और वो भी सबसे लोएस्ट है। ये तो बहुत बड़ी बात है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनके बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यमुनोत्री की बात करें तो यमुनोत्री टेम्पल जो होता है वो एक नैरो गॉज में लोकेटेड है, यानी वहाँ जहाँ से रिवर यमुना निकलती है वहाँ पे ये लोकेटेड है। कैसे वैली की तरह है, छोटा सा खाई की तरह, वहाँ से आपको ये देखने मिलता है। और मोस्ट सैक्रेड इंडियन रिवर है गंगा के बाद यमुना। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड में, और गॉडेस यमुना के लिए है। यमुना जो है उनके लिए है, गॉडेस यमुना के लिए। गंगोत्री जो है ये लोकेटेड है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा गंगोत्री जो है ये गॉडेस गंगा के लिए है, और ये सबसे ज़्यादा सैक्रेड रिवर है, सबसे ज़्यादा पवित्र नदी है पूरे इंडिया के नदियों में से। अगला है केदारनाथ। केदारनाथ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। केदारनाथ ये लॉर्ड शिवा के लिए है। उसके बाद है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की बात करें तो यहाँ पे बद्रीनारायण टेम्पल आपको देखने मिलता है। बद्रीनाथ जो है वो लॉर्ड विष्णु के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा, उनके अलावा गॉडेस गंगा और गॉडेस यमुना, इनकी यात्रा होती है चार धाम की यात्रा। तो ये चार धाम होती है जो लोगों को यात्रा करनी होती है, और इतनी सारी भीड़ वहाँ पहुँच गई है। चार धाम यात्रा अगर देखा गया तो इस बिलीव टू बी कंप्लीट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको कंप्लीट करना पड़ता है। जिस तरह से हमारी घड़ी चलती है उसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। यानी ये शुरुआत होती है इसको यमुनोत्री से, उसके बाद लोग जाते हैं गंगोत्री, उसके बाद जाते हैं केदारनाथ, और ये यात्रा एंड होती है बद्रीनाथ में।
हाई एल्टीट्यूड श्राइन्स है, अगर देखेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हम ये जो श्राइन्स है ये अराउंड 6 महीने के लिए हर साल बंद होते हैं। समर में खुलते हैं, अप्रैल या मई में ये खुलते हैं, और उसके बाद विंटर जब आता है अक्टूबर नवंबर के बीच में ये बंद हो जाते हैं। कुछ डिवोटीज इवन दो धाम यात्रा भी कुछ लोग करते हैं 2 श्राइन्स पे, केदारनाथ और बद्रीनाथ की। तो कुछ लोग 4 धाम करते हैं, तो कुछ लोग 2 धाम भी करते हैं। इस तरह से ये 4 धाम की यात्रा है। आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ इस यात्रा के बारे में। 4 धाम यात्रा जो होती है इन इंडिया कॉम्प्राइजेस छोटा 4 धाम और बड़ा 4 धाम, ऐसे 2 4 धाम है। छोटा 4 धाम अगर देखा गया तो वहाँ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आते हैं, और हम कहेंगे बड़ा 4 धाम में आते हैं बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका, ऐसे 2 4 धाम हैं। तो 4 धाम भी 2 तरह के, एक छोटा 4 धाम और एक बड़ा 4 धाम। छोटा 4 धाम आसपास के सभी स्पॉट्स है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बड़ा 4 धाम करोगे तो बद्रीनाथ से सीधा आप देखो रहे रामेश्वरम यानी साउथ में, फिर पुरी जो कि आपको ओडिशा में देखने मिलता है, और द्वारका जो है वो गुजरात में आपको देखने मिलता है। यानी सोचिए कितनी बड़ी ये 4 धाम की यात्रा है दूसरी, इसलिए इसको बड़ा 4 धाम कहते हैं। तो ये जो है 4 धाम न्यूज़ में रहा और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है, और ये जो न्यूज़ थी करंट अफेयर था इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है एनपीपीए को लेके, दैट इज नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, और ये जो सिलेबस इसका जाता है वो करंट इवेंट में जाता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग, फार्मास्यूटिकल यानी दवाई ववाई के प्राइसिंग के बारे में ये अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है प्राइस कितने रहने चाहिए। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो रिटेल प्राइस है गोलियों के जो प्राइजेस है, रिटेल प्राइस यानी वो प्राइस जिसमें कंज्यूमर खरीदते हैं, यानी हम लोग खरीदते हैं, ऐसे 41 एसेंशियल ड्रग्स के प्राइस कम होने वाले हैं, यानी 41 एसेंशियल गोलियों के प्राइस कम किए जाएंगे, और सीलिंग रेट जो होंगे उनको भी रिवाइज किया जाएगा। सीलिंग रेट्स यानी वो रेट जो मैक्सिमम रह सकते हैं उसको सीलिंग रेट कहते हैं, यानी एक रेट से ज़्यादा जब किसी चीज़ का आप रेट नहीं बढ़ा सकते उसको सीलिंग लगाना कहते हैं। सीलिंग लगा दिया तो उसके ऊपर रेट नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे सीलिंग रेट जो होते हैं उसको भी रिवाइज किया जाएगा, ये भी यहाँ कहा जा रहा है। तो रिवीजन ऑफ सीलिंग प्राइजेस ये रूटीन है जो एनपीपीए करते रहता है। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो होता है इसके ऊपर वो ध्यान रखता है। तो न्यूज़ में रहा तो चलिए एनपीपीए क्या है ये सबसे पहले देख लेते हैं। एनपीपीए जो होता है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1997 में बताया था एज एन अटैच्ड ऑफिस टू डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, डीओपी, यानी हम कहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल फार्मास्यूटिकल्स जो है उनके साथ ये काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1997 में बनाया था। ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर काम करता है एज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर प्राइसिंग द ड्रग्स, यानी जो भी गोली है उसके प्राइसिंग के लिए काम करता है। ऐसा इसका वो ध्यान रखता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस ना रहे, अवेलेबिलिटी भी रहे और लोगों को अफोर्डेबल प्राइजेस में गोलियां भी मिल जाए, इसका वो ध्यान रखता है। अगर आपको देखा जाए तो ये फिक्स करता है रिवाइज प्राइजेस, कंट्रोल करता है बल्क ड्रग्स को, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं बल्क में जो उनके जो प्राइजेस होता है उसको फिक्स करता है, उसको रिवाइज करते रहता है, कम ज़्यादा करते रहता है। और उसके अलावा हम यहाँ पे यही देखेंगे कि एनफोर्स द प्राइस जो होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, इस पे ध्यान रखता है अंडर ड्रग्स प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर 1995 टू 2013 डीपीसीओ। तो ये है कुछ ना कुछ ऑर्डर जिसके चलते ये काम करते हैं। मैंडेट की बात करें तो इसका काम क्या क्या है एनपीपीए का, तो सबसे पहले इंप्लीमेंट करना, एनफोर्स करना जो भी प्रोविजंस है द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि ये इसके ऊपर काम करता है। इसको इसमें जो भी प्रोविजंस दिए उसको लागू कराना, ये उसका पहला काम है। दूसरा है कि जितने भी लीगल मैटर्स है हम कहेंगे एनपीपीए जो है उसके साथ ये डील करता है विथ ऑल लीगल मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ डिसीजंस ऑफ द एनपीपीए। तो एनपीपीए के जो भी डिसीजंस है उससे कुछ लीगल मैटर भी निकलते हैं, तो उनके साथ भी ये, जैसे एनपीपीए ने कोई डिसीजन ले लिया और उसके ऊपर कोर्ट में कुछ केस चली या कुछ लीगल उसमें चीज़ें आ गई तो उसके साथ भी एनपीपीए को डील करना होगा। दूसरा है मॉनिटर करता है कि कितने ड्रग्स अवेलेबल हैं, कितने ड्रग्स के शॉर्टेज हैं। ड्रग्स यानी यहाँ दवाई है, मैं पहले ही बता देता हूँ, और आपको ये भी बता दूँ कि कौन से दवाइयों के शॉर्टेज है, क्या रेमेडियल स्टेप्स लेनी चाहिए जिससे हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं। ये कलेक्ट करता है, मेंटेन करता है डेटा, प्रोडक्शन पे जो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे है, मार्केट शेयर जो भी रहेगा इंडिविजुअल कंपनीज़ का, प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनीज़ का, हर चीज़ को ये देखता है बल्क ड्रग्स के, यानी बहुत सारे जो होती है दवाइयाँ उसको लेके, और फॉर्मुलेट करता है, अंडरटेक करता है, स्पॉन्सर करता है कुछ रिलेवेंट स्टडीज़, प्राइसिंग कितनी रहेगी ड्रग्स की और फार्मास्यूटिकल्स की, इसके ऊपर ये कहीं ना कहीं काम करता है। तो हम कहेंगे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो होती है इसके काफ़ी सारे यहाँ काम आपको देखने मिलते हैं। और ये जो एनपीपीए है ये न्यूज़ थी जो इसका सोर्स था बिजनेस स्टैंडर्ड। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ जो है वो है एक्सरसाइज शक्ति को लेके। अब एक्सरसाइज की बात आ रही है तो ये कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस से रिलेटेड होगा, डिफेंस से रिलेटेड होगा, तो ये करंट इवेंट में जाता है इसका सिलेबस एक्सरसाइज शक्ति का। 7th एडिशन जो है ऑफ इंडिया फ्रांस जॉइंट
मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति, ये रिसेंटली उमरोई में हुई हैं। तो इंडिया और फ्रांस मिलके चला रहे एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, दोनों मिलके एक्सरसाइज चला रहे हैं जो कि फुल्ली डेवलप्ड रहेगी और फॉरेन ट्रेनिंग नोड यहाँ पे आपको देखने मिलेगा मेघालय में, उमरोई मेघालय में ये आपको देखने मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा है, दो देश मिलकर जब मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई तकलीफ आती है, तो दोनों मिलकर एक दूसरे को हेल्प करके कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेते हैं। तो जो एक्सरसाइज होती है शेड्यूल की गई थी 13 और 13 से ये चलने वाली है, तो 26 मई तक ये चलेगी। तो 13 से 26 मई 2024 तक ये चलाई जा रही है। अबाउट एक्सरसाइज शक्ति, एक्सरसाइज शक्ति जो है ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। बायलैटरल यानी दो देशों के बीच में, बाय यानी दो, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो चल रही है इंडियन आर्मी और फ्रांस के आर्मी के बीच में। तो ये बाइनियल ट्रेनिंग जो होती है यहाँ, ये दोनों मिलके काम करते हैं, ऑल्टरनेटिवली इंडिया और फ्रांस में ये होती रहती है। तो लास्ट एडिशन जो होगा वो फ्रांस में हुआ था नवंबर 2021 में, और अभी वाला जो है वो इंडिया में हो रहा है। एक्सरसाइज जो ये स्टार्ट हुई थी 2011 में, और तब से हम कहेंगे कि यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी यहाँ पे काम हो रहे हैं। कोऑपरेशन के साथ ही एक दूसरे का डिफेंस देख रहे हैं, मिलजुल के देख रहे हैं, इंटरऑपरेबिलिटी देख रहे हैं कि हम मिलजुल के कैसे काम कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी इसका 7th एडिशन चल रहा है ये एक्सरसाइज शक्ति का। 7th एडिशन की अगर बात करें तो ये लेटेस्ट एडिशन जो है 7th एडिशन है, ये मंडे को शुरू हुआ, 13 मई को शुरू हुआ उमरोई मेघालय में। एम इस एक्सरसाइज का ये है कि जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ाना दोनों की भी, और दूसरा आपको ये बता दूं कि इंडिया कॉन्टिजेंट इज प्राइमरली रिप्रेजेंटेड बाय बटालियंस ऑफ द राजपूत रेजिमेंट। तो अभी जो इसको देख रहे हैं इस एक्सरसाइज को, बटालियन जो है वो राजपूत रेजिमेंट है, जो कि ऑब्जर्वर्स भी आए हैं, कुछ इंडियन नेवी के साथ मिलके भी यहाँ काम हो रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स के साथ भी मिलके काम हो रहे हैं। आपको ये बता दूं कि फ्रेंच कॉन्टिजेंट जो होता है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्सनल्स फ्रॉम 13th फॉरेन लीजियन हाफ ब्रिगेड, ये उनके यहाँ का नाम है 13 DBLE। दूसरा, अगली बात आपको ये बता दूं कि जो जॉइंट एक्सरसाइज है ज़्यादा फोकस करने वाली सेमी अर्बन और माउंटेनस टेरेन पे, इसलिए तो मेघालय को सिलेक्ट किया गया है क्योंकि माउंटेनस टेरेन होना चाहिए और सेमी अर्बन होना चाहिए, एकदम शहर नहीं होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव यही है कि फिजिकल फिटनेस अच्छा करना, रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना, रिफाइनिंग ड्रिल्स और ये सब जो भी है परेड और ये सब कराना है, और बेस्ट प्रैक्टिस जो एक दूसरे के साथ मिलकर कराना। टैक्टिकल ड्रिल्स होंगी, यानी ये जो ड्रिल्स होगी इसमें ये भी होगा कि रेस्पॉन्स, जब भी कोई टेररिस्ट एक्शन होते हैं तो हम कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, ये भी यहाँ बताया जाएगा। उसके अलावा जॉइंट कमांड पोस्ट भी बनाई जाएगी, उसके ऊपर भी यहाँ काम चलेगा, ये किस तरह से बनाई जाएगी, कैसा होगा, सब यहाँ पे बताया जाएगा। इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस सेंटर्स भी यहाँ बनाए जाएंगे जहाँ से इंटेलिजेंस के काम चलेंगे, या फिर हम कहेंगे कि सर्विलेंस यानी नज़र रखी जाएगी हर चीज़ पे। हेलीपैड को सिक्योर करना, लैंडिंग साइट कैसी होगी, स्मॉल टीम इंसर्शन एक्सट्रैक्शन, कैसे टीम को इंसर्ट करना है, कैसे बाहर करना है, ये सब चीज़ें, और स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशंस, हेलीकॉप्टर के थ्रू कुछ ऑपरेशंस चलाए जाएंगे, ये भी देखने मिलेगा। और कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन भी रहेंगे, जैसा कुछ किसी को सर्च करना है, किसी को ढूंढना है तो वो किस तरह से किया जाएगा। और ड्रोन्स भी यहाँ लगाए जाएंगे और काउंटर ड्रोन सिस्टम भी होगा, अगर किसी बाहर के ड्रोन आते तो हम उनसे कैसे बचेंगे, इसके ऊपर भी यहाँ पे बातचीत चलने वाली। तो बहुत, यानी इसके ऊपर भी यहाँ प्रैक्टिसेस चलने वाली। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज शक्ति दोनों साइड्स को एनेबल करेगा एक तरह से कि वो अच्छे टैक्टिक्स को यूज़ करे, टेक्निक्स को यूज़ करे, अच्छी प्रोसीजर जो हो गया उसका यूज़ करके जॉइंट ऑपरेशन करे। तो ये जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है इससे इंटरऑपरेबिलिटी बनती है, बॉनहोमी हम देखेंगे, या फिर कैमरेडरी जो है बिटवीन आर्मीज फोर्सेस पर्सनल, दोनों देशों के एक दूसरे के साथ मिलके काम करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ काम करने की आदत उनको लगती है, और कहीं ना कहीं इससे एनहांस होता है हमारे डिफेंस कोऑपरेशन। बहुत अच्छी बात है, बायलैटरल रिलेशन बने हैं दो फ्रेंडली नेशन में, इंडिया और फ्रांस में, और दोनों मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था एक्सरसाइज शक्ति, और इसका जो सोर्स था इस न्यूज़ का वो था टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बारी है आज के जो एमसीक्यूज उसको सॉल्व करने की। तो जो पहला एमसीक्यू है वो है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इथियोपिया, स्लोवाकिया, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया और बेलारूस। इसमें से आपको देखना है कि कौन से देश लैंडलॉक्ड है, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 या फिर ऑल। जो भी आपको आंसर सही लगता है उसको आपको कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में लिखना है, कहीं ना कहीं नहीं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। यस। उसके बाद क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन 2 होता है वो ये है कि मर्क्यूरी पोल्यूशन को लेके आपको स्टेटमेंट्स ढूंढना है। मर्क्यूरी जो होता है इट इज एमिटेड इनटू एयर नेचुरली फ्रॉम वोल्केनोस, द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड फॉरेस्ट फायर्स। तो सेकंड इज मेडिकल, स्पिगमेमोमीटर्स कंटेन मर्क्यूरी। थर्ड, चिल्ड्रेन
infants, fetuses are at the highest risk due to mercury pollution. How many of the statement given above are correct? Only one, only two, all three, या फिर none. Question number 3 है, consider the following statements about polling stations during Lok Sabha elections. Private buildings cannot be used as polling stations under any circumstances. Under section 15 RPA, the district election officer DEO is assigned the responsibility to set up and publish the list of polling stations in their district. Third, candidates can set up their booths beyond 100 meter of the polling station. How many of the statements given above are correct? Only one, only two, all three, या फिर none. उसके बाद क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं. क्वेश्चन 4 is consider the following statement about NPPA. NPPA monitors the price of scheduled as well as non-scheduled medicines under the drugs price control order. Second, NPPA was constituted by Government of India in 1997 as an attached office of Department of Pharmaceuticals. Third is NPPA under its central sector scheme named Consumer Awareness Publicity and Price Monitoring CAPPM has set up price monitoring and resource unit PMRU in various states. How many of the statements given above are correct? Only one, only two, all three, या फिर none. Question number 5 is arrange the following pilgrimage site from west to east. Yamunotri, Badrinath, Kedarnath, Gangotri. Select the correct answer using the code 1342. याद रखेगा west से east में जाना है. 3421. थर्ड इज 2431 एंड फोर्थ इज 1432. जो भी आंसर सही लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके नाम पढ़ूंगा और मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों ने आंसर्स करेक्ट दिए हैं. तो हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे 15 और 16 मई के करंट अफेयर्स के, उसके आंसर्स जानने की. क्वेश्चन 1 का था बी, क्वेश्चन 2 का ए, क्वेश्चन 3 का ए, क्वेश्चन 4 का बी और क्वेश्चन 5 का ए. सो जिन्होंने इसके पूरे आंसर्स करेक्ट दिए उनका नाम है शीतल मेश्राम और आकांक्षा लूचे. आई होप आप बाकी लोगों के भी क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट निकले हो. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे. अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं. श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन. अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं. मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे. उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं. मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे.